निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्न 1 है, रैखिक समीकरण युग्म 5x - 3y + 9 = 0 तथा 10x - 6y + 18 = 0 का आलेख डैश रेखाएं होंगी। तो इसे हमें यहाँ पर पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों समीकरण हैं। ओके, तो यहाँ पर a1 है 5 और a2 है 10। इसे हम कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1/2। फिर b1 बटे b2, तो b1 है -3 और b2 है -6। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी आ गया 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। फिर होता है c1 बटे c2, तो c1 है 9 और c2 है 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये भी आ गया 1/2। तो यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तीनों के मान बराबर हैं, 1/2, 1/2 और 1/2। तो इसलिए यहाँ पर आएगा संपाती, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म दिस एंड दिस का आलेख संपाती रेखाएं होंगी। प्रश्न 2, निम्न द्विघात समीकरण में डैश समीकरण का हल x बराबर 3 है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में एक द्विघात समीकरण दिया है और उसमें पूछा है कि x बराबर 3 किसको सॉल्व करके आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे सभी सॉल्व नहीं कर सकते, इसका आंसर है a। इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ओके, तो a में हमें दिया है x² - 8x + 15 बराबर 0। इसके हमें फैक्टर्स निकालने होंगे पहले, तो फैक्टर्स के लिए चलते हैं अगले पेज पर। फैक्टर्स के लिए सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा। x² के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, और ये वाला 15, 15 एकम हो गया 15, 15 का लेंगे एलसीएम, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ओके, अब यहाँ पर हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको गुणा करने पर 15 आए, ये वाला, और प्लस या माइनस करने पर -8 आए, ये वाला। ओके, तो चलते हैं एलसीएम पर। तो 3 और 5, देखो सीधा सीधा आ रहा है, -5 गुणा -3 करेंगे तो आएगा 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दिया 15, और -5 - 3 करेंगे तो आएगा -8। निशानों का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें +15 चाहिए और यहाँ पे हमें -8 चाहिए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो हमारे फैक्टर्स आ गए -5 और -3, तो उनको अब यहाँ शिफ्ट कर देंगे, -3x - 5x। ओके, यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x - 3, जो यहाँ पे आया है सेम यहाँ पर भी आना चाहिए, x - 3, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे -5। ओके, अब एक ब्रैकेट में x - 5 ये वाला, और एक ब्रैकेट, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई सा भी एक ब्रैकेट यहाँ पे पिक करके हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। अब x - 5 बराबर 0 रखा, ये -5 है, इधर आके +5। फिर x - 3 बराबर 0 रखा, ये -3 है, इधर आके +3, तो ये आ गया x बराबर 3। तो यही हमारा आंसर है और इसके लिए यहाँ पर है समीकरण a। ओके, तो समीकरण a हमारा आंसर है जिसमें x बराबर 3 हल है। प्रश्न 3, यदि a13 - a5 बराबर 32 हो तो d बराबर क्या होगा। ओके, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है इसे सॉल्व करके। तो a13 - a5 बराबर 32 दिया है। ओके, a13 को हम लिख सकते हैं a + 12d माइनस, ब्रैकेट डालना है, ठीक है। a5 को हम लिख सकते हैं a + 4d बराबर 32। अब यहाँ से ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो a + 12d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 32। a से a हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 12d - 4d और ये 32।
12D में से माइनस करेंगे 4D तो आएगा 8D इज इक्वल टू 32। अब 8 यहाँ D से गुणा हो रहा है, 8 को इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। ओके, अब 8 एकम 8 और 8 चौक 32, तो इस प्रकार D आ गया 4, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 4, निम्नलिखित बिंदुओं ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 तथा सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 के लिए निम्न में से डैश सत्य है। ओके, तो हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी हैं और हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इन कोऑर्डिनेट्स के लिए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इसे हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इस तरह से दूरी सूत्र लगाकर सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 x2 y2, और ये है सूत्र। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, x2 है यहाँ पर 2, x1 है 1, y2 है यहाँ पर 3, y1 है यहाँ पर 2। ओके, 2 में से 1 माइनस किया, 2 में से 1 माइनस किया तो ये 1 आ गया, 3 में से 2 माइनस किया तो ये वाला 1 आ गया। ठीक है, देखो 2 में से 1 माइनस किया तो ये बनेगा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 में से 2 माइनस किया तो 1, 1 का वर्ग बनेगा 1। ओके, 1 + 1 = 2, तो ये आ गया √2, यानी कि ए बी आ गया √2। अब हमें निकालना है बी सी। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स है 2,3, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, तो दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, x2 - x1 y2 - y1। ओके, तो x2 है 3, x1 है 2, y2 है 4 और y1 है यहाँ पर 3। 3 में से 2 को माइनस किया तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, 4 में से 3 माइनस किया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 = √2 आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट सी ए। ओके, सबसे पहले हमने ए बी फाइंड किया, फिर बी सी फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे सी ए। ठीक है, तो सी ए के लिए अगेन ये सी के कोऑर्डिनेट्स, ये ए के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर हम लगाएंगे दूरी सूत्र, ये सूत्र है, और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 3 में से 1 गया तो ये -2 और उस पर है वर्ग, प्लस 4 में से 2 गया तो -2 उस पर है वर्ग। ओके, -2 का वर्ग, देखो -2 गुणा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, -2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4, 4 + 4 = 8। ओके, अब यहाँ पर जो 8 है, ये रूट में जो 8 है, देखो 8 का लेंगे हम एलसीएम, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ओके, अब रूट का मतलब है कि अगले पेज पे करके दिखाती हूँ, ये √8 है, इसका हमने एलसीएम लिया तो ये आया। अब इस रूट का मतलब है कि पेयर में से, 2 के पेयर में से एक को बाहर ले लो, यानी कि ये 2 का पेयर है। ओके, तो इन दोनों में से एक को हमने बाहर ले लिया, लेकिन इसका साथी यहाँ पर कोई नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा। इस प्रकार सी ए आ गया हमारा 2√2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो ए बी का मान आया है √2 प्लस बी सी का मान आया है √2, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 1 √2 और 1 √2, तो ये हो जाएगा 2√2 और ये आया है हमारा ए सी। ठीक है, तो √2 + √2 हो गया 2√2, तो इसलिए जो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न 5, sin² 30° = 1 - cos² A हो तो A बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न है। ओके, अब आप ध्यान से देखो तो ये त्रिकोणमिति का पहला ही सूत्र जो होता है sin² A + cos² A = 1, इसे थोड़ा सा बदल के लिख दिया गया। देखो कैसे, sin² A की जगह यहाँ पर है 30, ओके,
और जो प्लस कॉस स्क्वायर ए है इसको उठा के इस तरफ ले गए, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर ए था, इधर आके माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ पर ए और ए दोनों बराबर ही होंगे। तो अगर क्वेश्चन में दिया है साइन स्क्वायर 30, मतलब ये ए ही है। ओके, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह भी 30 ही आएगा। ओके, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह 30 डिग्री ही आएगा। ओके, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 6, किसी आंकड़ाकीय जानकारी के लिए यदि माध्य 13.2 तथा माध्य 15.3 हो तो बहुलक क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है, यहाँ पर 3, यहाँ पर m की जगह आ जाएगा 13.2 क्योंकि ये है माध्यक। ओके, और यहाँ पर माइनस और ये 2 x बार यानी कि माध्य हमें दिया है 15.3। ओके, अब 3 से 13.2 को गुणा किया 39.6, 2 से 15.3 को गुणा किया तो 30.6, और 39.6 में से 30.6 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 7, 17 और 20 का HCF क्या होगा। 3 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए पहले हमें 17 और 20 का LCM लेना होगा। 17 एकम 17, यहाँ पर 20 का LCM 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो ये हो गए 17 के फैक्टर्स और ये हो गए 20 के फैक्टर्स। ओके, तो दोनों के ही फैक्टर्स में से कोई भी नंबर एक जैसा यानी कि कॉमन नहीं है, किसी का भी पेयर यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो इस सिचुएशन में 17 और 20 का HCF आएगा 1। ओके, 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 8, यदि 2x + 3y बराबर 13 तथा 5x + 4y बराबर 1 हो तो x + y क्या होगा। 3 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है इसे सॉल्व करके। ओके, तो इसे नाम देंगे समीकरण 1, इसे नाम देंगे समीकरण 2। अब चाहो तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो या विलोपन विधि से भी कर सकते हो। मुझे विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं वही यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। ओके, तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 को हम गुणा करेंगे 5 से। ओके, 5 से गुणा करेंगे, और समीकरण 2 को हम इस 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो x के सहगुणक हैं वो इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 को इस वाले 5 से गुणा किया, समीकरण 2 को इस वाले 2 से गुणा किया, तो गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। ओके, अब नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल। 15 में से 8 गया तो 7y, 65 में से 2 माइनस किया तो 63, 7 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 निम 63, y बराबर आ गया 9। ओके, अब y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, ये है समीकरण 1, y की जगह हम पुट करेंगे 9, तो ये हो गया 2x, 3 निम 27 और ये 13। 27 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 27 में से 13 माइनस करेंगे तो आएगा -14। 2 यहाँ x से गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 2 से 14 को कैंसिल किया तो x बराबर आ गया -7। ओके, अब इन्होंने कहा है x + y क्या होगा, तो x का मान आया है -7, y का मान आया है 9, 9 में से 7 माइनस किया तो आंसर आया 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 9, एक विद्यार्थी को गणित के 100 अंक
के प्रश्न पत्र में 101 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता डैश है। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो आप लोग भी एग्ज़ाम देते हो, अभी आप 10th में हो, 1 से लेकर 9 तक आपने एग्ज़ाम दिए, तो कभी 100 अंक के जो प्रश्न पत्र हैं, क्या उसमें पॉसिबल है कि 101 अंक आ सकते हैं? नहीं आ सकते। 100 में से कभी आपके 90 आ सकते हैं, कभी 80 आ सकते हैं, कभी 92 आ सकते हैं, लेकिन 100 में से 101 कभी नहीं आ सकते। इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा 0। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 0। प्रश्न 10, यदि a बराबर 30 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री हो तो cos a प्लस बी क्या होगा? ओके, तो देखो cos a प्लस बी, यहाँ पे हमें a बराबर दिया है 30 डिग्री, तो a की जगह हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। b बराबर दिया है 60 डिग्री, तो b की जगह हम 60 डिग्री पुट कर देंगे। ओके, 30 प्लस 60 होता है 90 डिग्री। तो आप त्रिकोणमिति की टेबल में देखेंगे cos 90 डिग्री पे मान होता है 0। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 11 वीडियो नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 44 पर आप वहाँ से कर सकते हो। प्रश्न 12, यदि x बार माइनस m बराबर 4 तथा x बार प्लस m बराबर 140 हो तो माध्यक क्या होगा? ओके, तो इसे हम कहेंगे समीकरण 1, इसे हम कहेंगे समीकरण 2। यहाँ पर इसे हम एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये प्लस का m, ये माइनस का m, ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल। एक x बार और एक x बार, ये हो गया 2x बार, बराबर इन दोनों को प्लस करेंगे यानी कि 140 प्लस 4, ये हो जाएगा 144। अब ये 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में जाएगा। 2 से 144 को कैंसिल करेंगे तो x बार आ गया 72। ओके, अब जो ये x बार का मान 72 आया है, इसे हम चाहे तो यहाँ पुट कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पुट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो मैं x बार बराबर 72 को समीकरण 1 में पुट कर रही हूँ। x बार बराबर 72 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये है समीकरण 1। ओके, ये है x बार की जगह हम पुट करेंगे 72, ये माइनस m इज इक्वल टू 4। अब माइनस m 72 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। 72 में से 4 माइनस किया तो आया माइनस 68। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बराबर आ गया 68। दिस इज द आंसर। प्रश्न 13 में हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट सत्य है या असत्य। ओके, तो स्टेटमेंट है 3 प्लस रूट 16 यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य, क्योंकि 3 प्लस रूट 16, तो ये हो गया 3, रूट 16 है तो 16 वर्ग होता है 4 का। ओके, तो ये हो गया 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो 7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस रूट 16 एक परिमेय संख्या है। यह स्टेटमेंट सत्य है। प्रश्न 14, बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 के 2 वास्तविक शून्यक हैं। हमें बताना है गिवन स्टेटमेंट सत्य है या असत्य। तो गिवन स्टेटमेंट असत्य है, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3, लेकिन यहाँ पर x वाली टर्म मिसिंग है, जिसे मैंने यहाँ पर 0x लिख दिया है। इस तरह की बहुपद के कभी भी 2 वास्तविक शून्यक नहीं हो सकते। वास्तविक शून्यक तब होते हैं जब इस प्रकार की बहुपदी हो, यानी कि कंप्लीट बहुपदी। देखो, ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। तो b वाली टर्म यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए इस बहुपदी के कभी भी 2 वास्तविक शून्यक नहीं हो सकते। प्रश्न 15, यदि 2,3 यह समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल हो तो k बराबर 13 होगा। हमें बताना है गिवन स्टेटमेंट सत्य है या असत्य। तो गिवन स्टेटमेंट सत्य है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये हमें समीकरण दिया है और ये वैल्यूज़ दी हैं। ठीक है, ये 2 का मतलब है x, 2,3,
तो 2x है और 3 है y। ओके, तो यहाँ पर x की जगह हम पुट करेंगे 2, y की जगह हम पुट करेंगे 3, ये वाला। ठीक है, बराबर के 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 हो गया 13, तो ये आ गया k बराबर 13। तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, k बराबर 13 होगा। प्रश्न 16, हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट सत्य है या असत्य। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम हो सकती है। तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पर असत्य है, क्योंकि घटना के होने की और घटना के ना होने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा होता है 1। ओके, अब इन्होंने कहा है प्रायिकता 0 से कम हो सकती है, तो कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए गिवन स्टेटमेंट यहाँ पर असत्य है। प्रश्न 17, यदि a बराबर -10, d बराबर -2 हो तो a10 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 10वां पद हमें फाइंड करना है। तो a बराबर है -10, d बराबर है -2 और a10 हमें फाइंड करना है। ओके, तो a10 को हम लिख सकते हैं a + 9d। a का मान दिया है -10, d का मान दिया है -2। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, ये हो गया -10 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18। ओके, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 18 और 10 हो गया -28, यानी कि 10वां पद आ गया -28। प्रश्न 18, वृत्त के एक स्पर्श बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर है केवल एक, क्योंकि देखो ये एक वृत्त है, इसने कहा है वृत्त के एक स्पर्श बिंदु पर, और ये इसका स्पर्श बिंदु है। ओके, स्पर्श बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है और ये इसका स्पर्श बिंदु है, तो एक स्पर्श बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है, तो आंसर आएगा केवल एक। प्रश्न 19, यदि PA बराबर 0.45 तो PA बार का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो प्रायिकता ज्ञात करने का ये है फॉर्मूला, PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1। PA हमें दिया है 0.45 प्लस PA बार हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 1। अब 0.45 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 1 में से माइनस करना है 0.45, ये रही माइनस। माइनस करते समय आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, वरना आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, तो माइनस करने पर PA बार का मान आया 0.55। दिस इज द आंसर। प्रश्न 20, वर्गों 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 में वर्ग 20 से 29 की वर्ग लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग लंबाई का मतलब होता है h, जो यहाँ पर आएगी 10। देखो कैसे, सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, जो कि रॉन्ग है। सबसे पहले हमें इसे सतत यानी कि बिल्कुल करेक्ट बनाना होगा। करेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर सेम नंबर होने चाहिए। अगर यहाँ 19 है तो यहाँ पर भी 19 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 29 है तो यहाँ पर भी 29 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसे हम पहले बनाएंगे सतत यानी कि करेक्ट। करेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ से 0.5 को कर देंगे माइनस और इस तरफ से 0.5 कर देंगे प्लस। ओके, अब 10 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 9.5 आएगा। 19 में प्लस करेंगे 0.5 तो 19.5 आएगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर 0.5 इस तरफ माइनस करना है और इस तरफ प्लस करना है 0.5। तो 20 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 19.5 आएगा। 29 में ऐड करेंगे 0.5 तो 29.5 आएगा। देखो अब ये दोनों नंबर एक जैसे हो गए, यहाँ पर भी 19.5 है, यहाँ पर भी 19.5 है। इसी प्रकार
यहाँ पर माइनस करना है 0.5 और यहाँ पर प्लस करना है 0.5। 30 में से माइनस करेंगे 0.5 तो 29.5 आएगा। 39 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 39.5 आएगा। देखो अब ये दोनों नंबर एक जैसे हो गए, इसे कहते हैं सतत वर्ग अंतराल। अब ये हो गया करेक्ट। अब इसका हम h फाइंड करेंगे। h का मतलब होता है इन दोनों का अंतर। तो 19.5 में से 9.5 को माइनस करेंगे तो आएगा 10। इस प्रकार h बराबर आएगा 10। इनमें से भी माइनस करने पर भी आपको 10 ही मिलेगा। ओके। प्रश्न 21, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वक्त की त्रिज्या है, इसका आंसर आएगा 2। देखो क्यों, इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये वृत्त है और जब हम इसकी त्रिज्या 2 लेंगे, ओके 2 लेंगे, तो इन्होंने बोला है वृत्त का परिमाप जिसका सूत्र होता है 2πr और बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ओके, वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। तो इन्होंने पूछा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वक्त की त्रिज्या हमें बतानी है। तो जब हम r यानी कि त्रिज्या को 2 लेंगे दोनों तरफ, मतलब कि सेम लेंगे। ओके, तो ये हो गया 2, ये हो गया पाई, r का मान हमने लिया है 2, यहाँ पर पाई, r का मान हमने लिया है 2 और 2 का हो गया स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 पाई, 2 का स्क्वायर 4 और ये पाई, पाई से पाई आ गया कैंसिल। ओके, तो दोनों तरफ आ गया 4, यानी कि आंसर आएगा r बराबर 2। अगला उन्होंने पूछा है प्रश्न 22, 7 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। इसका मतलब है 7 इकाई त्रिज्या मतलब त्रिज्या होनी चाहिए 7 और उस वृत्त की हमें परिधि बतानी है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो ये 2, पाई का मान होता है 22/7, r हमें यहाँ पर गिवन है 7। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी हो गया 44। ओके, तो इसका आंसर आएगा सी यानी कि 44। प्रश्न 23 में हमें बताना है 1 लीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1000 सेंटीमीटर। ओके, प्रश्न 24 में हमसे पूछा है 1 मीटर घन बराबर कितने किलोलीटर होते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1। ओके।